हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज हम पढ़ेंगे इतिहास, और इतिहास में पढ़ेंगे प्राचीन इतिहास। ठीक है, और पूरे प्राचीन इतिहास को एक ही वीडियो में कवर करेंगे। आप लोग वीडियो के अंत तक बने रहिए और आपको ज़रूर फ़ायदा होगा, चाहे किसी भी एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हो। ठीक है, और प्राचीन इतिहास से सभी में प्रश्न पूछे जाते हैं। चलिए शुरू करते हैं इसे, और शुरू से अंत तक प्राचीन इतिहास पूरा कवर करेंगे। ठीक है, चलिए सबसे पहले इसमें पढ़ेंगे पाषाण काल, स्टोन एज जिसे बोलते हैं। ठीक, पाषाण काल, इसके तीन भाग हैं पाषाण काल के। कौन कौन से? एक तो पुरा पाषाण काल है, दूसरा मध्य पाषाण काल, तीसरा नव पाषाण काल। ठीक, अब देखिए इसमें इसकी डेट नहीं ज़्यादा, सन नहीं ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, लेकिन नव पाषाण काल याद रखिए 6000 से 3000 BC के आसपास नव पाषाण काल रहा था। अब देखिए इसमें महत्वपूर्ण काम क्या क्या हुए हैं। चलिए आगे देखिए। जो पुरापाषाण काल है इसे तीन भागों में बांट दिया गया है। एक तो निम्न पुरापाषाण काल, दूसरा मध्य पुरापाषाण काल, तीसरा उच्च पुरापाषाण काल। ठीक है, जो निम्न पुरापाषाण काल था, इसके जो औजार थे या जो हथियार, उन्हें क्रोड उपकरण बोला गया। ठीक है, और इनमें क्या थे? हस्त कुठार, खंडक, बिदाड़ी, फलक। फलक वाले हथियार कब आए? मध्य पाषाण काल में। ठीक, उच्च पाषाण काल में ब्लेड जैसे प्रमुख उपकरण, खुरचनी, बेदनी, तछड़ी, ये सब आए उच्च उच्च पाषाण काल में। नेक्स्ट मध्य पाषाण काल, जो ये वाला, इसमें शिकारी व खाद्य संग्रह प्राणी। ठीक है, जो मानव था वो क्या शिकारी था और खाद्य को संग्रह करता था, जो खाने वाली चीज़ें थी उनका इकट्ठा भी करने लगा था। और जो नव पाषाण काल था, इसमें सबसे महत्वपूर्ण उपलब्धि मानव की है आग की खोज। ठीक है, आग की खोज कब हुई? नव पाषाण काल में। और खाद्यान्नों का उत्पादन भी कब शुरू किया मनुष्य ने? नव पाषाण काल में। ठीक, चलिए आगे देखिए, कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट दे रखे हैं पुरापाषाण काल से संबंधित। प्रागैतिहासिक काल के पहले युग को पुरापाषाण काल कहते थे। क्या कहते थे? पुरापाषाण काल। आगे देखिए, पुरातात्विक स्थल पर गर्त आवासों के प्रमाण कहाँ से मिले हुए हैं? जो गर्त आवास के प्रमाण कहाँ से प्राप्त हुए? बुरजोम से। बुरजोम नवपाषाण कालीन स्थल है, और ये कहाँ पर स्थित है? जम्मू कश्मीर में। नेक्स्ट मेहरगढ़ नवपाषाण काल की बस्ती। जो मेहरगढ़ है ये नवपाषाण काल की बस्ती है, और ये कहाँ से प्राप्त हुई है? ये पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत से प्राप्त हुई है। और देखिए आगे, पुरातात्विक स्थल है इनाम गाँव, ये कहाँ पर स्थित है? महाराष्ट्र में। और एक स्थल है कोल्डियावा, जो पुरातात्विक है, ये कहाँ स्थित है? उत्तर प्रदेश में। यहाँ से चावल के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। किसके? चावल के। और प्रागैतिहासिक भारतीय स्थल पर होमो इरेक्टस मानव की खोपड़ी कहाँ पाई गई है? होमो इरेक्टस जो मानव था, इसकी खोपड़ी कहाँ से प्राप्त हुई है? हथनौरा स्थान से। ठीक है, चलिए इसके महत्वपूर्ण पॉइंट कुछ। अब देखिए सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण चीज़ें। अभी हमने पढ़ा था पुरापाषाण का पाषाण काल, अब पढ़ेंगे सिंधु घाटी सभ्यता। सबसे पहले इसके स्थल देखेंगे। चलिए सब इसके प्रमुख स्थल और इनकी स्थिति भी देखेंगे, कहाँ पर ये स्थित हैं और किस नदी किनारे हैं, और किसने इनका उत्खनन करवाया था और कब, कौन से सन में। ठीक है, तो सबसे पहला स्थल है हड़प्पा स्थल, जो किस नदी किनारे? रावी नदी के बाएं तट पर। किसमें? रावी नदी के बाएं तट पर। और कहाँ पर है? तो ये पंजाब जो पाकिस्तान का है उसमें स्थित है। कौन से ज़िला में? माउंट गोमरी। माउंट गोमरी ज़िला पाकिस्तान में स्थित है। और इसका सर्वप्रथम उत्खनन किसने करवाया था? तो दयाराम साहनी ने। कब? 1921 में। ठीक है, हड़प्पा स्थल का सर्वप्रथम उत्खनन किसने करवाया? दयाराम साहनी ने, सन 1921 में। कहाँ पर था स्थित था? माउंट गोमरी ज़िला पंजाब, पाकिस्तान में। ठीक है, चलिए आगे देखिए। अब देखिए नेक्स्ट है मोहनजोदड़ो।
ठीक है। जो मोहनजोदड़ो था ये किस नदी के किनारे, सिंधु नदी के दाएं तट पर स्थित है। और कहाँ पर है, तो ये पाकिस्तान में ये भी स्थित है। सिंध, जो सिंध का लड़काना ज़िला है वहाँ पर स्थित है। ठीक है, सिंध प्रांत में लड़काना ज़िले। और इसका उत्खनन किसने करवाया, तो R.D. बनर्जी ने। और कब, 1922 में। 1922 में मोहनजोदड़ो का उत्खनन हुआ। R.D. बनर्जी। नेक्स्ट स्थल है सुट्रांडेडोर। कौन सी नदी के किनारे, दास्त नदी के किनारे है। और ये भी पाकिस्तान में स्थित है। ठीक है, सुट्रांडेडोर। और इसका उत्खनन हुआ 1927 में। R.L. स्टाइन ने करवाया। किसने, R.L. स्टाइन ने। नेक्स्ट है चौंदड़ो। चौंदड़ो किस नदी के किनारे, सिंधु नदी के किनारे है। उत्खनन कब हुआ इसका, 1931 में। और किसने करवाया, N.G. मजूमदार ने, चौंदड़ो का। ठीक है। और कहाँ स्थित है, तो ये भी सिंध और पाकिस्तान, सिंध प्रांत पाकिस्तान में स्थित है। नेक्स्ट है रंगपुर। रंगपुर किस नदी के किनारे, मादर। और इसका उत्खनन 1954 ईस्वी में किसने करवाया, S.R. राव ने। और कहाँ स्थित है, अहमदाबाद, भारत। ठीक है, 1954 में उत्खनन हुआ था। नेक्स्ट है कोट दीजी। कोट दीजी जो स्थल है ये सिंधु नदी तट पर है। किस पर, सिंधु नदी। और उत्खनन कब हुआ, 1955 से 57 के बीच में। और फजल अहमद खान ने इसका उत्खनन करवाया। और कहाँ स्थित है, सिंध पाकिस्तान में ये भी स्थित है। नेक्स्ट इम्पोर्टेंट स्थल है रोपड़। रोपड़ कहाँ, कौन सी नदी तट पर है, तो सतलज नदी तट पर। उत्खनन वर्ष कौन सा इसका है, तो 1953 है। और किसने करवाया, Y.D. शर्मा ने। और स्थिति कहाँ है, रोपड़ जो है पंजाब में स्थित है। ठीक है, भारत के पंजाब में स्थित है। नेक्स्ट है कालीबंगा। कालीबंगा नदी कौन से किनारे स्थित है, घग्गर। उत्खनन कब हुआ, 1961 में। किसने करवाया, B.V. लाल ने, इम्पोर्टेंट। और कहाँ स्थित है, राजस्थान में। ठीक है। नेक्स्ट है लोथल। लोथल किस नदी तट पर है, तो भोरवा नदी। और उत्खनन कब हुआ, 1955 से 62 के बीच में। S.R. राव ने करवाया। किसने, S.R. राव। ठीक। और ये कहाँ स्थित है, ये भी गुजरात में स्थित है, अहमदाबाद में। नेक्स्ट है आलमगीरपुर। आलमगीरपुर जो है वो हिंदन नदी तट पर स्थित है। और उत्खनन किसने करवाया, Y.D. शर्मा ने। कब, 1958 में। 1958 में। ठीक है। और ये कहाँ है, आलमगीरपुर, मेरठ, उत्तर प्रदेश में। नेक्स्ट है सुरकोटदा। और ये का किसने उत्खनन करवाया, 1972-75 ईस्वी में जगपति जोशी ने। और ये कहाँ है, सुरकोटदा, गुजरात में, कच्छ। नेक्स्ट है बनावली। बनावली किस नदी तट पर है, सरस्वती नदी के। और उत्खनन किसने करवाया, S.R. बिष्ट ने। और स्थित कहाँ है, बनावली, हरियाणा में। नेक्स्ट है धौलावीरा। धौलावीरा का उत्खनन R.S. बिष्ट ने। R.S. बिष्ट ने देखो बनावली और धौलावीरा दोनों का उत्खनन करवाया। ठीक है, R.S. बिष्ट, बनावली और धौलावीरा। और धौलावीरा गुजरात में है, बनावली हरियाणा में है। ठीक। चलिए अब इससे रिलेटेड कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट देखते हैं। जो हड़प्पा सभ्यता थी, सिंधु घाटी सभ्यता। चलिए देखिए, हड़प्पा सभ्यता की प्रसिद्ध नृत्य करती हुई लड़की की मूर्ति जो प्रतिमा ये कहाँ से प्राप्त हुई है और ये किससे बनाई गई है, तो ये कांसा से निर्मित है। और कहाँ से, हड़प्पा से प्राप्त हुई है। नेक्स्ट देखिए, सिंधु सभ्यता का पुरातात्विक स्थल जो दैमाबाद है ये किस नदी तट पर स्थित है, ये प्रवरा नदी तट पर। और ये किस, कहाँ पर स्थित है, सबसे दक्षिणी स्थल ये है। ठीक है, सबसे दक्षिणी महाराष्ट्र में स्थित है। हड़प्पा स्थल भारत में स्थित है, कौन सा, दैमाबाद तो आई। चलिए और देखिए, हड़प्पा स्थल जो मांडा है ये किस नदी तट पर है, जो मांडा स्थल है ये चिनाब। और ये कहाँ है, जम्मू कश्मीर में। मोहनजोदड़ो में सबसे बड़ी इमारत कौन सी है, सबसे बड़ी ग्रेट ग्रैनरी, अन्नागार जिसे बोलते हैं। ठीक है। सिंधु घाटी सभ्यता एक कैसी थी, ट्रांसहिल्वेन सभ्यता थी। सुरकोटदा का पुरातात्विक स्थल ये कहाँ स्थित है, सुरकोटदा गुजरात में स्थित है। ठीक है। नेक्स्ट, पाकिस्तान के इस प्रांत में प्राचीन सभ्यता का स्थल मोहनजोदड़ो स्थित है। मोहनजोदड़ो कहाँ है, सिंध प्रांत में, पाकिस्तान के सिंध प्रांत में। और देखिए,
सिंधु घाटी सप्ताह बंदरगाह शहर कौन सा था? लोथल। किस नदी के किनारे? भोरलुआ। और देखिए, और कहाँ स्थित है? गुजरात में। इस स्थान पर हड़प्पा सभ्यता की पहली खरगोली वेधशाला पाई गई। वेधशाला कहाँ पाई गई खरगोली? तो धौलावीरा गुजरात स्थल पर। ठीक है। नेक्स्ट है जोरबे कल्चर, एक चारकोल स्थित पुरातात्विक स्थल था जो वर्तमान समय में इस भारतीय राज्य किस भारतीय राज्य में स्थित है? तो जोरबे कल्चर जो है महाराष्ट्र राज्य में स्थित है। और देखिए, सिंधु घाटी सभ्यता का यह स्थल सिंधु नदी तट पर स्थित है? नहीं है। कौन सा स्थल सिंधु नदी किनारे नहीं है? रोपड़। सतलज नदी तट पर है। और देखिए, इस हड़प्पाकालीन स्थल से जुताई वाले क्षेत्र के साथ जुताई के साक्ष्य कहाँ से मिले हुए हैं? तो ट्रालीबंदर से। ठीक है। ट्रालीबंदर कहाँ स्थित है? बताइए आप लोग कमेंट में। ठीक, चलिए अरे हाँ, इधर ही से देखते हैं। अब आएगा वैदिक सभ्यता। सिंधु सभ्यता के बाद में वैदिक सभ्यता। ठीक है, वैदिक कल्चर। अब इसके बारे में पढ़ते हैं। वैदिक में सबसे पहले पढ़ेंगे वेद। वेद कितने हैं? 4 वेद हैं। 4 वेद हैं सबसे। ठीक है, सबसे पहले वेदों के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहला वेद है ऋग्वेद। ऋग्वेद का उपवेद कौन सा है? आयुर्वेद। और किससे संबंधित है? चिकित्सा से संबंधित है। नेक्स्ट है सामवेद। सामवेद का उपवेद गंधर्ववेद। और सामवेद किससे संबंधित है? संगीत कला से। नेक्स्ट है यजुर्वेद। यजुर्वेद का उपवेद क्या है? धनुर्वेद। धनुर्वेद का संबंध किससे? युद्ध कला से। ठीक है, युद्ध कला। नेक्स्ट है अथर्ववेद। अथर्ववेद का उपवेद जो है वो है शिल्पवेद। और शिल्पवेद शिल्प कला से संबंधित है। अथर्ववेद का संबंध शिल्प कला। ब्रह्मावेद भी इसका उपवेद है अथर्ववेद का। ठीक है, चलिए आगे देखिए इससे महत्वपूर्ण पॉइंट। वैदिक साहित्य की रचना कब हुई है? तो ये 3500 ईसा पूर्व से 2500 ईसा पूर्व के आसपास बताई जाती है। हाँ जी, वेद धार्मिक अनुष्ठानों से संबंध रखता है। कौन सा वेद है? तो यजुर्वेद है। ये धार्मिक अनुष्ठानों से संबंध रखता है। डैश नदी को वैदिक काल की परुष्णी के नाम से कौन सी नदी जानी जाती? तो रावी नदी। रावी नदी को वेदों में परुष्णी नाम से जाना गया। नेक्स्ट है सांख्य दर्शन संप्रदाय की स्थापना किसने की? कपिल ने। कुल वेदांत कितने हैं? वेदांतों की संख्या 2। कुल वेदांत तो 6 हैं, इसमें 2 दे देख लीजिए। वैसे 6 हैं कुल वेदांत हैं। वेदांतों के संदर्भ में डैश शब्द अनुष्ठान को दर्शाता है। कौन सा शब्द? कल्प। ठीक। इस समय पर वैदिक सप्ताह में राजा को द्रौपदी कहते थे, जिसका अर्थ होता था मवेशियों का स्वामी। यानी द्रौपदी का अर्थ क्या था? मवेशियों का स्वामी। भारत में वैदिक सभ्यता डैश नदी किनारे विकसित हुई। किस नदी किनारे? तो सरस्वती नदी। वेद, उपनिषद, पुराण, धर्मसूत्र किस भाषा में लिखे गए? तो ये संस्कृत भाषा। चारों वेदों में सबसे पुराना वेद ऋग्वेद है। और देखिए, ऋग्वेद में 1000 से अधिक स्तुतियाँ शामिल हैं। उन्हें क्या कहा गया? सूक्त। प्राचीन भारत में लोगों को कितने वर्णों में बांटा गया था? 4 वर्णों में। ऋग्वेद को डैश पुस्तकों या मंडलों में विभाजित किया जाए। कितने मंडलों में विभाजित किया जाए? तो 10 मंडल हैं ऋग्वेद में। भारत के राष्ट्रीय प्रतीक पर सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया? मुंडकोपनिषद से। चलिए आगे देखिए, महाजनपदों का उदय। अब हम यहाँ से देखेंगे महाजनपदों का उदय। ये टॉपिक नंबर 4 है। तो महाजनपद कितने थे? 16 महाजनपद। कब थे ये? 600 से 325 ईसा पूर्व के आसपास। ठीक है, 600 से 325 ईसा पूर्व। अब देखिए इसमें बौद्ध ग्रंथ जो अनुत्तर निकाय है, इसके अनुसार अनुत्तर निकाय किससे संबंधित है? बौद्ध धर्म से। ठीक है, ये ग्रंथ है जो इसके अनुसार क्या है? 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में 16 महाजनपद क्षेत्रीय राज्य विद्यमान थे। कितने महाजनपद थे? 16। कब? 6ठी ईसा पूर्व में। ठीक है, अब देखिए महाजनपद और उनकी राजधानी देख लेते हैं, इंपॉर्टेंट। काशी महाजनपद की राजधानी वाराणसी। कुरु की इंद्रप्रस्थ। अंग की चंपा। मगध की क्या थी? राजगृह या गिरिब्रज। बज्जी सन की वैशाली।
भज्जी संधि क्या हो जाएगी, वैशाली। नेक्स्ट है मल्ल की राजधानी क्या थी, तो तुसिनारा या पावा बोल सकते हैं, या तुसावती। चेदी की सुत्तमती, ठीक है। और वत्स की कौसाम्बी, कौसाम्बी किसकी थी राजधानी, वत्स महाजनपद थी। कौशल की राजधानी अयोध्या। बुद्धकाल में 2 बार थे। उत्तरी भारत की राजधानी साकेत, कौशल उत्तरी कौशल की साकेत, दक्षिणी कौशल की श्रावस्ती। पांचाल की राजधानी अहिछत्र, उत्तरी पांचाल की अहिछत्र और दक्षिणी पांचाल की कामपिल। इसके भी 2 बार थे, उत्तरी और दक्षिण, ठीक है। वैसे अहिछत्र, ठीक है, लिखा मिलता है पांचाल। मत्स्य की राजधानी विराटनगर हो जाएगी। सूरसेन की मथुरा, इंपॉर्टेंट है, सूरसेन की राजधानी मथुरा। अस्मत की पाटन या पोटली। अवंती की राजधानी उज्जैनी, ठीक है, या महिष्मती बोल सकते हैं। लेकिन इसके भी 2 बात थे, एक दक्षिणी था एक उत्तरी था। उत्तरी अवंती का महिष्मती हो जाएगा और दक्षिणी अवंती का, उत्तरी अवंती का उज्जैनी और दक्षिणी का महिष्मती। गांधार की तक्षशिला। कम्बोज की राजपुर या हाटक। कम्बोज की राजधानी राजपुर या हाटक, गांधार की तक्षशिला। चलिए आगे देखिए। भगवान बुद्ध गौतम बुद्ध के जीवन काल के दौरान 7वीं और 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में इतनी महान सत्तियाँ महाजनपद के अस्तित्व में आई, कितनी आई थी, 16 महाजनपद अस्तित्व में आए थे। प्रारंभ में राजगृह, जो आधुनिक कहाँ पर स्थित है, राजगृह, राजगीर का प्राकृत नाम है, जो मगध की राजधानी थी, तो ये बिहार में स्थित था, ठीक है। अब देखिए मगध का उत्कर्ष, देखिए इसको छोटा कर देते हैं, ठीक। मगध पर शासन देखिए, सबसे पहले मगध पर शासन देखिए, सबसे पहला शासक कौन था, आर्यक वंश। 544 ईसा पूर्व से 412 ईसा पूर्व के समथिंग था, ठीक है। और आर्यक वंश के बाद में कौन आया, शिशुनान वंश। शिशुनान वंश के बाद में नंद वंश, ठीक। अब देखिए आर्यक वंश देते हैं। सबसे पहले आर्यक वंश, इसका संस्थापक कौन था, बिंबिसार। और बिंबिसार का लड़का अजातशत्रु, ठीक है। और अजातशत्रु का लड़का उदयन। ऐसे देखिए बड़ा कर देते हैं इसे। आर्यक वंश की स्थापना किसने की, बिंबिसार ने, जो वास्तविक संस्थापक भी था। इसका लड़का अजातशत्रु था और ये बिंबिसार का पुत्र। और इसी समय में प्रथम बौद्ध संस्कृति हुई थी अजातशत्रु के समय में, ठीक है। और अजातशत्रु का पुत्र उदयन था। उदयन ने पाटलिपुत्र की स्थापना की थी। पाटलिपुत्र की स्थापना किसने की, उदयन ने। अब देखिए इसके बाद में आया शिशुनान वंश। इसका वास्तविक संस्थापक कौन था, शिशुनान था। और इसके बाद में जो राजा बना वो कालाशोक था। इसके समय में क्या हुआ, द्वितीय बौद्ध संगीत का आयोजन हुआ। इसके बाद में वंश आया नंदवंश। नंदवंश का संस्थापक महापद्मनंद। इसके 8 पुत्रों ने 344 ईसा पूर्व से 323 ईसा पूर्व तक शासन किया। जो अंतिम शासक हुआ नंदवंश का वो धनानंद था, ठीक है। चलिए अब इससे संबंधित महत्वपूर्ण देखते हैं पॉइंट। आर्यक वंश से मगध के पहले शासक कौन थे, बिंबिसार थे। नंद वंश का अंतिम शासक धनानंद हो जाएगा, है ना। आर्यक वंश का अजातशत्रु किसका पुत्र था, बिंबिसार का। प्रसिद्ध चिकित्सा जीवत की नियुक्ति किसने की थी, बिंबिसार ने अपने दरबार में। ग्रीक यूनानी लेखकों द्वारा डैश अग्रमीज या जेंडरमीज किसे कहा गया, धनानंद को। अग्रमीज या जेंडरमीज किसे कहा गया, धनानंद को। नंदवंश का संस्थापक कौन था, नंदवंश का, तो महापद्मनंद हो जाएगा। 4ठी शताब्दी ईसा पूर्व में मगध की राजधानी कहाँ थी, पाटलिपुत्र में। चलिए अब देखेंगे जैन धर्म, बौद्ध धर्म और भागवत एवं शैव धर्म, जितने भी चारों धर्म के बारे में देखेंगे। चलिए इसमें सबसे पहले देखेंगे जैन संस्कृति। जैसे बौद्ध धर्म में बौद्ध संस्कृति हुई, इसी तरीके से जैन धर्म में जैन संस्कृति हुई। कितनी हुई, 2 हुई थी, ठीक है।
देखिए पहली तब हुई प्रथम जैन संगीति, ठीक है। इस कहाँ पर हुई? पाटलिपुत्र में। कब हुई? 322 ईसा पूर्व के आसपास। और अध्यक्ष कौन थे? स्थूलभद्र। पहली बौद्ध संगीत जैन संगीति के अध्यक्ष स्थूलभद्र, ठीक है। और कार्य क्या हुए? जैन धर्म के प्रधानवाद 12 अंकों का संपादन हुआ। जैन धर्म का श्वेतांबर एवं दिगंबर में विभाजन हुआ। अब श्वेतांबर एवं दिगंबर में विभाजन कब हुआ जैन धर्म का? तो प्रथम जैन संगीति में, ठीक है। और अध्यक्ष कौन थे? स्थूलभद्र। कहाँ पर हुई? पाटलिपुत्र। अब देखिए दूसरी जैन संगीति कब हुई? दूसरी जैन संगीति वल्लभी गुजरात में हुई थी। कब? 513 ईस्वी में। और किसके अध्यक्ष कौन थे? देववर्ती क्षमाश्रमण। इसमें क्या हुआ? धर्म ग्रंथों को 11 अंगों का अंतिम रूप से संकलन कर उन्हें लिपिबद्ध कर दिया गया, ठीक है। जो जैन धर्म ग्रंथ थे उन्हें लिपिबद्ध किया गया। अब आइए बौद्ध संगीति। बौद्ध संगीति कितनी हुई? 4 हुई हैं, ठीक, 4 हुई हैं। अब पहली प्रथम बौद्ध संगीति कहाँ हुई? राजगृह में। और 483 ईसा पूर्व में हुई थी। अध्यक्ष कौन थे? महाकश्यप। शासक कौन था उस समय? अजातशत्रु का। दूसरी बौद्ध संगीति किसके कार्यकाल में हुई? तो कालाशोत। और कहाँ हुई? वैशाली में 383 ईसा पूर्व में। और दूसरे के अध्यक्ष कौन थे? सावतमीर। दूसरे के अध्यक्ष सावतमीर, ठीक है। तीसरी पाटलिपुत्र में हुई 250 ईसा पूर्व में। और इसके अध्यक्ष मोतलीपुत्र। तीसरी के समय शासक कौन थे? अशोक। अशोक के समय तीसरी बौद्ध संगीति हुई। चौथी हुई कुंडलवन कश्मीर में। और समय कब हुआ? ये इसका ईसा की प्रथम शताब्दी में। अध्यक्ष कौन थे? वसुमित्र। और कनिष्क शासक के समय में हुई चौथी बौद्ध संगीति, ठीक है। ये संगीतियाँ हो गई। चलिए अब आगे इससे संबंधित महत्वपूर्ण पॉइंट देखेंगे। इस भारतीय धर्म में 24 तीर्थंकर हुए हैं। 24 तीर्थंकर किस में हुए थे? तो जैन धर्म में। किस धर्म में 24 तीर्थंकर थे? जैन धर्म में। महावीर स्वामी का जन्म वर्तमान के किस राज्य में हुआ? तो बिहार राज्य में। और जैन धर्म के पहले तीर्थंकर ऋषभदेव या आदिनाथ है, ठीक है। संतारा डैश समुदाय का ये धार्मिक संस्कार है। तो संतारा जो संस्कार है ये किससे संबंधित है? जैन धर्म से संबंधित है। केवल डैश धर्म से संबंधित। केवल किससे संबंधित है? जैन धर्म से। प्रथम और चौथे तीर्थंकर के जन्म स्थान के रूप में मान्यता प्राप्त पवित्र शहर कौन सा है? तो पहले और चौथे जैन तीर्थंकर कहाँ पर इनका जन्म हुआ? तो अयोध्या में। नेक्स्ट देखिए, जैन दर्शन शास्त्र के अनुसार जिन शब्द का अर्थ क्या होता है? विजेता। जो जैन में जिन शब्द है इसका अर्थ क्या होता है? विजेता, ठीक है। गौतम बुद्ध डैश के गणराज्य किसके थे? तो ये 7 के गणराज्य के थे गौतम बुद्ध। किस गणराज्य? 7। बौद्ध धर्म के अधिकांश ग्रंथ डैश भाषा में लिखे गए। किस भाषा में बौद्ध धर्म के ग्रंथ लिखे गए हैं? तो पाली भाषा में। चलिए आगे देखिए, बौद्ध धर्म महायान और हीनयान, ठीक है, 2 भागों में विभाजित हुआ। कब हुआ था? तो ये चौथी बौद्ध संगीति हुई थी उस समय। और उस समय शासक कौन थे? कनिष्क, ठीक है। चौथी बौद्ध संगीति। और देखिए, स्तूप शब्द गौतम बुद्ध के जीवन की किस घटना से संबंधित है? जो स्तूप जो है मृत्यु से संबंधित है। त्रिपिटक डैश की पवित्र पुस्तकें हैं। त्रिपिटक किससे संबंधित है? पुस्तकें जो है बौद्ध धर्म से संबंधित है। डैश स्मारक गौतम बुद्ध ने दुनिया के लिए बौद्ध धर्म के अपने दिव्य ज्ञान का प्रचार किया था। किस स्मारक से? महाबोधि मंदिर समूह से। बुद्ध के उपदेश किस भाषा में है? तो पाली भाषा में दिए थे। और देखिए, डैश गुफाएं कौन सी गुफाएं? बौद्ध धर्म, हिंदू धर्म, जैन धर्म से संबंधित हैं। कौन सी? एलोरा की गुफाएं किससे संबंधित है? बौद्ध धर्म, हिंदू धर्म और जैन धर्म से। करदान जो मठ है ये कहाँ स्थित है? तो ये हिमाचल प्रदेश में। हिमाचल प्रदेश में कौन सा मठ है? करदान मठ। डैश सुत्त पिटक का एक हिस्सा है कौन? मध्यम निकाय।
जो मध्यम निकाय है किससे संबंधित है? सुत्त पिटक। हेमिस मठ के सबसे निकट है, किसके निकट है? तो लेह के निकट, ये लद्दाख में स्थित है हेमिस मठ। गौतम बुद्ध का जन्म डैश में हुआ था, कहाँ हुआ था? लुम्बिनी में हुआ था गौतम बुद्ध का जन्म। आगे देखिए, बौद्ध स्थल जो वैशाली और नालंदा डैश राज्य में स्थित है, किस राज्य में स्थित है? वैशाली और नालंदा, तो ये बिहार राज्य में, अभी वर्तमान में बिहार राज्य में पड़ते हैं। त्रिमूर्तियाँ में सृष्टिकर्ता देवता होने के बाद भी आजकल इस देवता की पूजा बहुत कम होती। किस देवता की पूजा बहुत कम होती? त्रिमूर्तियों में जो शामिल है ब्रह्मा। प्रारंभिक भक्ति आंदोलनों में से एक नैनार के नेतृत्व में हुआ, जो भक्त थे। नैनार किससे संबंधित थे? शिव। शिव के भक्त क्या थे? नैनार कहलाते थे। वैशेषिक दर्शन विद्यालय से संबंधित था। वैशेषिक दर्शन किसने दिया? कणाद ने। अब देखेंगे मौर्य और मौर्योत्तर साम्राज्य, ठीक है, मौर्य वंश से संबंधित और उसके बाद के शासक। चलिए देखते हैं मौर्य और मौर्योत्तर साम्राज्य। इसमें देखेंगे यूनानी रोमन लेखक, ठीक है, इनके बारे में सबसे पहले। अब देखिए, भारतीय स्रोतों से सिकंदर के आक्रमण की 325 ईसा की कोई जानकारी नहीं मिलती भारतीय स्रोतों से, ठीक है। इसके लिए यूनानी स्रोत पर ही आश्रित रहना पड़ेगा। तो यूनानी स्रोतों ने सिकंदर के आक्रमण की जानकारी देते हैं, ठीक है, सीधी बात। सिकंदर महान के आक्रमण के समय इस समकालीन भारतीय राजा सैंड्रोटोटस का नामोल्लेखित यूनानी लेखक स्ट्रैबो व जस्टिन ने किया है। विलियम जोन्स ने इसकी पहचान चंद्रगुप्त मौर्य के रूप में की। सैंड्रोटोटस की पहचान किस रूप में हुई है? तो चंद्रगुप्त मौर्य के रूप में। एरियन तथा प्लूटार्क ने ऐसे एंड्रोटोटस तथा फिलार्कस ने सैंड्रोटोटस के नाम से उल्लेखित किया है। स्ट्रैबो और डायोडोरस प्लिनी और एरियन नामक यूनानी विद्वान क्लासिकल लेखक माने जाते हैं। टेरियस पहला लेख, इसके बारे में देख। ये ईरानी राजवैद्य था जिसने मात्र ईरानी अधिकारियों से ही भारत विषय ज्ञान प्राप्त करते अपना विवरण लिखा था, ठीक है, भारत के विषय में। नेक्स्ट है हेरोडोटस, इतिहास का पिता जिसे कहते हैं। हेरोडोटस ने अपने ग्रंथ हिस्टोरिका में 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व में भारत और फारस के संबंध का अनुश्रुतियों के आधार पर वर्णन किया था, ठीक है। अब देखिए निरियार्कस और आर्नेसिट्रिटस और आरिस्टोबुलस इस सिकंदर के साथ भारत आने वाले उत्तलेखों के विवरण अधिक प्रमाणित माने जाते हैं, जिनका उद्देश्य अपने देशवासियों को भारतीयों के विषय में बताना था। अब देखिए, सबसे महत्वपूर्ण है मेगास्थनीज, ये भारत आया था। मेगास्थनीज सेल्यूकस निकेटर के राजदूत के रूप में चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में 14 सालों तक रहा था, ठीक है। किसका राजदूत था? सेल्यूकस निकेटर। और ये कब आया था? चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में। और कितने सालों तक? 14 सालों तक रहा था। उसने अपनी पुस्तक लिखी, कौन सी पुस्तक है इसकी? इंडिका। इंडिका किसने लिखी? मेगास्थनीज ने। इंडिका में मौर्य युगीन समाज व संस्कृति के बारे में लिखा है, लेकिन यह ग्रंथ अपने मूल रूप में प्राप्त न होकर केवल उत्तरकालीन यूनानी लेखकों के उद्धरण के रूप में उपलब्ध है। अब मतलब ये ग्रंथ मूल रूप में नहीं प्राप्त हुआ है, और जो उत्तरकालीन लेखक थे उनके उदाहरणों में ये मिला हुआ है। डाइमेट्रस ये लेखक थे। ये सीरियाई राजा एंटियोकस के राजदूत के रूप में कब आए थे? बिंदुसार के दरबार में। किसके दरबार में? बिंदुसार के दरबार में डाइमेट्रस आया था। बिंदुसार कौन था? चंद्रगुप्त मौर्य का लड़का, पुत्र। अब देखो डायनोसियस, ये कहाँ से? मिस्र। नरेश टॉलमी फिलाडेल्फियस के राजदूत के रूप में अशोक के दरबार में आया था डायनोसियस, ठीक है। डायोनीसियस कब आया? अशोक के दरबार। टॉलमी की जियोग्राफी और पेरिप्लस ऑफ द एरिथ्रियन सी। पेरिपल्स ऑफ द एरिथ्रियन सी किसकी पुस्तक है? टॉलमी की। जियोग्राफी लगभग 150 ईस्वी के आसपास लिखी गई थी, जिसमें प्राचीन भारतीय भूगोल और वाणिज्य का वर्णन है। पेरिप्लस का अज्ञात लेखक 80 से 115 ईस्वी के मध्य हिंद महासागर की यात्रा पर आया था। उसने बंदरगाहों और व्यापारिक वस्तुओं पर विवरण दिया। जो पेरिप्लस
पेरिपल्स ऑफ द एरिथ्रियन सी है। प्लिनी ने नेचुरल हिस्टोरिका नामक पुस्तक लिखी है जो लैटिन भाषा में, जिसमें भारत व इटली के मध्य होने वाली व्यापार तथा भारतीय पशुओं वनस्पतियों का पर्याप्त विवरण इसमें मिलता है, नेचुरल हिस्टोरिका में। अब देखिए कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट देते हैं मौर्य साम्राज्य से संबंधित। गुजरात में डैश झील वस्तुतः एक कृत्रिम जलाशय है जो मौर्य शासन के दौरान बनाई गई थी। तो गुजरात में कौन सी झील बनाई थी मौर्य साम्राज्य? सुदर्शन झील का निर्माण किया गया था। मौर्य साम्राज्य की राजधानी कहाँ थी? पाटलिपुत्र। और धनानंद को हराकर मौर्य साम्राज्य की स्थापना किसने की? चंद्रगुप्त मौर्य ने। ठीक है। भारत आने वाला सबसे पहला विदेशी यात्री मेगास्थनीज है। प्रारंभिक भारतीय इतिहास के संबंध में शब्द NBPW क्या है? ये मिट्टी के बर्तनों का एक प्रकार है, NBPW। डैश शासक ने सार्वजनिक स्थानों पर अपनी राजधानियाँ स्थापित करवाई। किसने? तो अशोक ने सार्वजनिक स्थानों पर अपनी राजधानियाँ। नेक्स्ट है कलिंग नरेश खारवेल का संबंध डैश राजवंश से था। जो कलिंग का शासक था खारवेल, इसका संबंध कौन से राजवंश से था? तो महामेघवान। नेक्स्ट है कलिंग का युद्ध डैश वर्ष में लड़ा गया। कितने वर्ष, कौन सी शताब्दी में या कौन से वर्ष में लड़ा गया? तो 261 ईसा पूर्व में। चलिए नेक्स्ट देखिए अशोक का जो जौहर शिलालेख है ये कहाँ स्थित है? तो उड़ीसा में। जौहर शिलालेख किस राज्य में? उड़ीसा राज्य। चंद्रगुप्त मौर्य डैश के प्रबल अनुयायी थे। जो चंद्रगुप्त मौर्य थे किसके अनुयायी थे? जैन धर्म के। ठीक है। बिंदुसार किसका पुत्र था? चंद्रगुप्त मौर्य का। चंद्रगुप्त मौर्य पाटलिपुत्र में पैदा हुआ था, जो अब कहाँ स्थित है? पाटलिपुत्र कहाँ स्थित है? तो बिहार में। कलिंग युद्ध के पश्चात सम्राट अशोक ने कौन सा धर्म अपनाया था? तो बौद्ध धर्म। चाणक्य को किस नाम से जाना जाता? कौटिल्य। विष्णुगुप्त और भी इनका उपनाम है। चाणक्य डैश के प्रमुख सलाहकार थे। किसके सलाहकार थे? चंद्रगुप्त मौर्य के। अशोक के शिलालेख पर डैश लिपि का प्रयोग हुआ। किस लिपि का प्रयोग हुआ? ब्राह्मी लिपि। मौर्य प्रशासन के अंतर्गत सीता अध्यक्ष क्या होते थे? कृषि के अधिकारी को सीता अध्यक्ष बोला जाता है मौर्य प्रशासन में। ठीक है। सारनाथ में स्थित डैश स्तूप का निर्माण महान मौर्य सम्राट अशोक ने किया था। यह भारत में स्थित प्रमुख बौद्ध संरचनाओं में से एक है। क्या है? धम्मेक। सारनाथ में स्थित धम्मेक स्तूप का निर्माण किसने किया? सम्राट मौर्य अशोक ने। नेक्स्ट देवनाम प्रिय के नाम से किससे जाना जाता है? अशोक को। ठीक है। सुन वंश का संस्थापक कौन था? पुष्यमित्र सुन। विक्रम संवत डैश आरंभ हुआ। कब आरंभ हुआ विक्रम संवत? तो 57 ईसा पूर्व में। ठीक है। कब? 57 ईसा पूर्व में। अब देखेंगे विदेशी आक्रमण। कुछ प्रमुख विदेशी आक्रमण। सिकंदर ने हाइडे स्पीच के युद्ध में डैश को हराया था। किसे हराया था? तो हाइडे स्पीच का युद्ध सिकंदर और राजा पोरस के बीच में हुआ था। ठीक है। प्रथम हुड़ आक्रमण कब हुआ था? तो ये 458 ईस्वी में हुआ था। ठीक है। डैश ने राजा हान ती से युद्ध किया था, जो चीन के हान राजवंश के राजा थे, और द्वितीय प्रयास में उसे हराया था। तो कनिष्क ने किया था। कनिष्क ने चीन के राजा से युद्ध किया था। ठीक है। और दूसरे प्रयास में हराया भी था। नेक्स्ट देखिए शासक तुषार वंश से संबंधित कौन? तुषार वंश से था। कौन सा शासक था? कड़फिसेस। ठीक है। तुषार वंश से संबंधित शासक था। अब देखें गुप्त और गुप्तोत्तर साम्राज्य। ठीक है। गुप्त साम्राज्य और गुप्तोत्तर साम्राज्य। गुप्त साम्राज्य से संबंधित कुछ पदाधिकारी। गुप्त काल के जो पदाधिकारी थे उनमें देखिए महाबलाधिकृत किसे बोलते थे? सेनापति को महाबलाधिकृत। महादंडनायक युद्ध एवं न्याय का मंत्री जो होता था उसे महादंडनायक या न्यायाधीश को महादंडनायक बोलते थे। नेक्स्ट देखिए जो राज्य के सभी केंद्रीय विभागों का प्रमुख अधिकारी होता था उसे क्या बोलते? सर्वाध्यक्ष। और राष्ट्रीय कोष का प्रमुख अधिकारी जो होता था, राष्ट्रीय कोष का प्रमुख अधिकारी, तो उसे महाभंडारीकृत
भंडाराधिकारत, ठीक है, महाभंडाराधिकारत कहते थे। नेक्स्ट देखिए ध्रुवाधिकरण कौन होता था? भूमि कर वसूलने वाला प्रमुख अधिकारी, जो भूमि कर वसूलता था प्रमुख अधिकारी होता था उसे ध्रुवाधिकरण बोलते थे। और देखिए महाछाप्टिलित, ये कौन था? दस्तावेजों में राजाज्ञाओं को लिपिबद्ध करने वाला अधिकारी। करलित कौन था? भूमि आलेख को सुरक्षित रखने वाला अधिकारी, करलित। अधिराहित, अधिराहित कौन था? दान विवाद का अधिकारी, अधिराहित, ठीक है। न्यायाधिकरण कौन था? भूमि विवाद का निपटारा करने वाला, न्यायाधिकरण। अटाश्वपति, अश्व सेना का प्रमुख, अटाश्वपति, अटाश्वपति। कटुक और महापिलुपति, ये गज सेना का प्रधान होता था, महापिलुपति, महापिलुपति गज सेना का प्रधान। नेक्स्ट युद्ध पुरुष, युद्ध में प्राप्त की गई हस्तगत संपत्ति का लेखा रखता था, वो युद्ध पुरुष था। पुरपाल कौन थे? इन नगर का प्रधान अधिकारी। और देखिए पुस्तपाल कौन थे? यह कार्यालय के अभिलेखों को सुरक्षित रखने वाला अधिकारी, पुस्तपाल। और देखिए गुप्तकालीन साहित्यकार व नाटककार, जो गुप्तकालीन रचनाएं हैं उनसे संबंधित थे ये सबसे, ठीक है, रचनाओं से संबंधित। नाम इस तरफ दे रखे हैं, इस तरफ रचनाएं दे सकते हैं। सबसे पहले कालिदास थे। कालिदास की रचनाएं अभिज्ञान शाकुंतलम, मालविकाग्निमित्रम, विक्रमोर्वशीयम, मेघदूतम, ऋतुसंहारम और कुमार संभवम, रघुवंशम, ये सब संस्कृत में लिखी हुई हैं, किसकी? कालिदास की। नेक्स्ट लेखक हैं विषाद दत्त, इनकी रचना कौन सी? मुद्रा राक्षस और देवी चंद्र गुप्तम। कौन कौन सी? मुद्रा राक्षस और देवी चंद्र गुप्त। चलिए आगे देखिए भारवी, लेखक कौन है? भारवी। इनकी रचना है किराता अर्जुनियम, किरत अर्जुनियम, ठीक है। नेक्स्ट है शूद्रक, शूद्रक की रचना है मृच्छ कटकम, शूद्रक की रचना कौन सी है? मृच्छ कटकम। हरिसेन, हरिसेन ने क्या लिखा है? इलाहाबाद का प्रशस्ति लेख, किसने लिखा है? हरिसेन ने। चलिए आगे देखिए विष्णु शर्मा की रचना कौन सी है? पंचतंत्र है। आर्यभट्ट ने आर्यभट्टियम और सूर्य सिद्धांत नामक लिखी है। बराहमिहिर की पंच सिद्धांत का और बृहत संहिता और बृहत जातक और लघु जातक, ठीक है, ये बराहमिहिर के हैं। बारभट्ट इनने अष्टांग हृदय लिखा, ठीक है। अब देखिए इस गुप्त काल से संबंधित महत्वपूर्ण पॉइंट देखते हैं। देखिए डैश साम्राज्य के शासनकाल को भारतीय सभ्यता का स्वर्णयुग कहा था, स्वर्णयुग कहा जाता है। किसके साम्राज्य को? गुप्तों के साम्राज्य को, ठीक है। महाराजा धीराज की उपाधि लेने वाला प्रथम गुप्त शासक कौन था? तो चंद्रगुप्त फर्स्ट, चंद्रगुप्त प्रथम था, इसने महाराजा धीराज की उपाधि धारण की थी सबसे पहले। नेक्स्ट है गुप्त वंश का अंतिम शासक कौन था? तो विष्णुगुप्त, विष्णुगुप्त गुप्त वंश का अंतिम शासक था। आर्यभट्ट और कालिदास गुप्त शासक के दरबार में रहते थे। किसके शासक के दरबार में? तो चंद्रगुप्त तृतीय के दरबार में कौन रहते थे? आर्यभट्ट और कालिदास। डैश गुप्तकालीन शासक था, कौन? विक्रमादित्य, विक्रमादित्य का गुप्तकाल का शासक था, ठीक है। गुप्त शासकों ने डैश नाम का जुर्माना लगाया था, जो हल रखने वाले प्रत्येक के सब द्वारा भुगतान किया जाने वाला एक हल कर था। ये कौन सा था? हलबी कर, ये गुप्तों के समय लिया जाता था। कौन सा कर? हलिब कर। चीनी यात्री सुनयन भारत कब आया? तो 518 ईस्वी में। हर्षचरित कन्नौज के शासक हर्षवर्धन की जीवनी है, जो हर्षवर्धन की जीवनी हर्षचरित है, इसे किसने लिखा है? उनके दरबारी कवि बाणभट्ट ने लिखा है, ठीक है। उस चीनी यात्री का नाम क्या है जो बौद्ध ग्रंथों की तलाश में भारत आया था? तो वो हेनसांग था। चालुक्य शासक पुलकेशिन की हर्षवर्धन द्वारा विजय का वर्ष कौन सा है? 618 ईस्वी में।
हर्षवर्धन की पराजय हुई थी और पुलकेशिन की विजय हुई थी। ठीक है, पुलकेशिन चालुक्य शासक था, चालुक्य वंश से संबंधित है। नेक्स्ट देखिए, राजा हर्षवर्धन ने अपने भाई डैश की मृत्यु पर थानेश्वर और कन्नौज के सिंहासन पर प्रभुत्व स्थापित किया। तो किसकी मृत्यु थी? इनके भाई का नाम था राज्यवर्धन। डैश शासनकाल में चीनी यात्री हैनशान भारत आया। चीनी यात्री हैनशान किसके शासनकाल में आया था? तो हर्षवर्धन। ठीक है, राजा हर्ष ने अपनी राजधानी डैश से डैश स्थानांतरित की थी। कब, कहाँ से कहाँ? तो थानेश्वर से कन्नौज। ठीक है, थानेश्वर से कन्नौज स्थानांतरित की। अब देखें दक्षिण भारत के जो प्रमुख राजवंश थे उनसे संबंधित जो दक्षिण भारतीय राजवंश हैं उनके राज्य और राजधानियाँ और संस्थापक देखेंगे। सबसे इम्पोर्टेंट है दक्षिण भारत के राज्य, राजधानियाँ और संस्थापक। तो चोल राजवंश की राजधानी कहाँ थी? चोलों की राजधानी थी तंजौर में और संस्थापक कौन था? विजयालय। राजधानी चोल की तंजौर, संस्थापक विजयालय। ठीक है, चालुक्यों की जो बेंजी वाले चालुक्य हैं इनकी राजधानी बेंजी है और संस्थापक कौन है? विष्णुवर्धन। कलचुरी वंश की राजधानी त्रिपुरी है, संस्थापक कौन है? टोटल है। ठीक है, टोटल संस्थापक किसका है? कलचुरी वंश का, राजधानी त्रिपुरी थी। अब ये चालुक्य हैं वातापी के, तो इनकी राजधानी कहाँ है? वातापी या वल्लभी बोलते हैं जिसे। और संस्थापक कौन था? जयसिंह पृथ्वी, जयसिंह प्रथम जो है वातापी के चालुक्यों का संस्थापक था, राजधानी वातापी। राष्ट्रकूटों की राजधानी कहाँ थी? मानखेत और संस्थापक कौन था? दंती दुर्ग। राष्ट्रकूट वंश का संस्थापक दंती दुर्ग, राजधानी मानखेत। नेक्स्ट देखिए सोलंकी वंश है, इसकी राजधानी कहाँ थी? अहिलवाड़ में और संस्थापक कौन था? मूलराज प्रथम, दंती दुर्ग। अरे सोलंकी वंश की राजधानी अहिलवाड़। ठीक है, नेक्स्ट है कल्याणी के चालुक्य, इनकी राजधानी मानखेत थी। जो ये राष्ट्रकूट थे इनकी राजधानी मानखेत थी। तो कल्याणी के जो चालुक्य हैं इनके संस्थापक कौन थे? विजयादित्य। पल्लव वंश, इनकी राजधानी कांचीपुरम, संस्थापक श्रीविष्णु। नेक्स्ट, अब इससे दक्षिण भारत के राजवंशों से संबंधित प्रमुख पॉइंट देखेंगे। दक्षिण के चोल शासनों के प्रभाव का काल कौन सा था? 9वीं शताब्दी ईस्वी में। जो चोल शासनों का प्रभाव था 9वीं शताब्दी ईस्वी में। 3वीं शताब्दी में वाताटक वंश का संस्थापक कौन था? बिंदुसत्ती। जो वाताटक वंश की स्थापना हुई थी किसने की? बिंदुसत्ती ने। चालुक्य वंश का संस्थापक कौन था? पुलकेशिन फर्स्ट। ठीक है, नेक्स्ट बादामी चालुक्यों के बादामी जाने से पहले उनकी राजधानी कहाँ थी? ऐहोल। डैश चोल शासक था जो गंगा विजेता के नाम से प्रसिद्ध था। कौन सा चोल शासक जो गंगा विजेता के नाम से प्रसिद्ध था? तो अजिन चोल प्रथम, ये गंगा विजेता के नाम से प्रसिद्ध था। अब देखिए शाही चोलाओं के अधीन राजस्व प्रशासन के संबंध में सालाबोध का अर्थ क्या था? चोलों के प्रशासन में सालाबोध का अर्थ क्या था? विद्यालय के रखरखाव के लिए दान की गई भूमि को सालाबोध कहते थे चोल प्रशासन में। ठीक है, अब देखिए श्रीलंका पर विजय प्राप्त करने वाला चोल वंश का सबसे पहला राजा कौन था जिसने श्रीलंका पर विजय प्राप्त की? तो राजेंद्र फर्स्ट, राजेंद्र चोल विजय से। चलिए आगे देखिए, अब देखेंगे सीमावर्ती राजवंश पाल वंश, सेन वंश। और सीमावर्ती राजवंश जो थे उनमें पाल वंश, सेन वंश, कश्मीर के वंश जो थे और कामरूप के जो वंश थे, इन सभी के बारे में देखेंगे। ठीक है, सीमावर्ती राजवंश जो थे, सबसे पहले देखते हैं बंगाल में किसका राजवंश था? बंगाल का पाल वंश था। ठीक है, सेन राजवंश और कश्मीर राजवंश था और कामरूप। सबको अलग अलग देखेंगे। ठीक है, बंगाल पे पहले देखते हैं पाल वंश। बंगाल का पाल वंश संस्थापक कौन था? गोपाल। लगभग कितने शताब्दी में? तो 750
ईस्वी के आसपास था द्रौपाल, ठीक है। 750 से 770 के आसपास। द्रौपाल के बाद आया धर्मपाल, जो 770 से 810 ईस्वी तक रहा। फिर देवपाल, देवपाल 810 से 850 ईस्वी थे। फिर विग्रहपाल, नारायणपाल, द्रौपाल द्वितीय, महिपाल प्रथम, जयपाल, महिपाल द्वितीय, फिर रामपाल, अंतिम रामपाल, ठीक है। अब देखेंगे सेन वंश। सेन वंश वास्तविक संस्थापक कौन है? सामंत सेन, ठीक है। वास्तविक संस्थापक कौन था? सामंत सेन। और इसका पुत्र था विजय सेन। इसके बाद राजा बना विजय सेन, जो 1095 ईस्वी के आसपास था। फिर आया बल्लाल सेन, फिर लक्ष्मण सेन, अंतिम कौन था? लक्ष्मण सेन। आप देखेंगे कश्मीर राजवंश। कश्मीर पर 3 राजवंश हुए, एक कारकोट वंश, एक उत्पल वंश और एक संग्राम राज्य, ठीक है। कारकोट वंश दुर्लभ वर्धन स्थापना, वास्तविक संस्थापक ने दुर्लभ वर्धन। उत्पल वंश का संस्थापक अवंती वर्मन था और संग्राम राज का संस्थापक अनंत। संग्राम राज संस्थापक था, ठीक है। और देखिए कारकोट वंश का अंतिम राजा है जयपीड़, और अवंती वर्मन के बाद शंकर वर्मन, फिर गोपाल वर्मन, फिर एस्टर, फिर दिद्दा। संग्राम राज के बाद अनंत और कलश, हर्ष और जयसिंह, ठीक है। इसके बाद में आते हैं कामरूप में। कामरूप में 4वीं शताब्दी ईस्वी के आसपास बर्मन वंश का शासन हुआ, और इसमें सबसे प्रतिष्ठित शासक कौन थे? पुष्य बर्मन, ठीक है, पुष्य बर्मन। फिर इसके बाद समुद्र वर्मन, बल वर्मन, ये सभी शासक थे। भूति वर्मन, फिर चंद्रमुख वर्मन, फिर सुश्रित वर्मन, फिर भास्कर वर्मन। अंतिम शासक कौन थे? बर्मन वंश थे, भास्कर वर्मन, ठीक है। चलिए अब इससे संबंधित महत्वपूर्ण पॉइंट देखेंगे। ओदंतपुरी शिक्षा केंद्र डैश राज्य में स्थित है। किस राज्य में? तो बिहार राज्य में स्थित है, ठीक है। पाल राजवंश का संस्थापक गोपाल था। विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की? धर्मपाल ने। धर्मपाल ने किसकी स्थापना की? विक्रमशिला विश्वविद्यालय। अब देखेंगे राजपूत काल, ठीक है। जो राजपूत काल था इसके बारे में देखेंगे। पृथ्वीराज चौहान राज का दरबारी कौन था? चंद्रवरदाय। डैश प्रतिहार वंश के महानतम शासक थे, कौन थे? मीर भोज। पृथ्वीराज चौहान ने डैश से विवाह किया था, वह उसके शत्रु जयचंद गढ़वाल की बेटी थी, कौन? संयोगिता। चलिए आगे देखिए। पृथ्वीराज चौहान के पिता कौन थे? सोमेश्वर चौहान, ठीक है। 1192 में सुल्तान मोहम्मद गोरी को हराने वाला पृथ्वीराज तृतीय किस वंश से था? तो चौहान वंश से था। जो पृथ्वीराज तृतीय था 1192 में मोहम्मद गोरी तो हरा दिया था। डैश पृथ्वीराज रासो नामक एक कविता लिखी जिसमें पृथ्वीराज चौहान के जीवन पर वर्णन है, किसने लिखी? पृथ्वीराज रासो, तो चंद्रवरदाय ने, ठीक है। डैश 2 प्रमुख शहरों चौहानों के नियंत्रण में थे, कौन थे प्रमुख शहर? दिल्ली और अजमेर, ये चौहानों के नियंत्रण में थे। तराइन का युद्ध वर्ष में लड़ा गया, किस वर्ष में? 1191 में। तराइन का युद्ध पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के बीच में लड़ा गया था, ठीक है। आप देखेंगे अरबों का आक्रमण। जो भारत पर अरबों का आक्रमण हुआ इसके संबंधित महत्वपूर्ण पॉइंट देखेंगे। भारतीय उपमहाद्वीप का लेख लिखने का कार्य गजनी के सुल्तान महमूद गजनी द्वारा किया गया। महमूद गजनी द्वारा किससे सौंप दिया गया? तो अलबरूनी को। उज्बेकिस्तान से अलबरूनी डैश में भारत आया, किस शताब्दी में भारत आया था? 11वीं शताब्दी में उज्बेकिस्तान से। नेक्स्ट है शासक ने 1178 में मोहम्मद गौरी को हराया, किसने? भीम द्वितीय ने। कब हराया? 1178 में मोहम्मद गौरी को हराया था। महमूद गजनवी ने पहली बार भारत पर आक्रमण कब किया? 1001 ईस्वी में, ठीक है। चंदावर के युद्ध में मोहम्मद गौरी द्वारा किसे पराजित किया गया? जयचंद को, 1194 में। नेक्स्ट है किताब उल हिंद। जो किताब उल हिंद थी इसके लेखक कौन थे? तो अलबरूनी थे।
किताबों के लेखक अल-बरूनी को किसके द्वारा बंदी बनाया गया? तो ये महमूद गजनी। 1126 ईस्वी में प्रसिद्ध सोमनाथ मंदिर पर हमला और लूटपाट किसने की थी? महमूद गजनी ने 1126 में। 1101 ईस्वी में अपने पहले आक्रमण में महमूद गजनी में किसे हराया था? जयपाल को हराया था। चलिए आगे देखिए, प्राचीन भारतीय कला एवं साहित्य से संबंधित प्रश्न हैं। इसमें सबसे पहले स्थापत्य कला देखें। स्थापत्य कला में ठीक है, सबसे पहले मंदिर और किस शैली में बने हुए हैं और किसने निर्माण करवाया। कैलाश मंदिर जो है एलोरा में स्थित है। एलोरा का कैलाश मंदिर द्रविड़ शैली में स्थित स्थापत्य है। ठीक है, और किसने निर्माण करवाया था? कृष्ण फर्स्ट ने। ये राष्ट्रकूट वंश से संबंधित है, राष्ट्रकूट वंश। नेक्स्ट है दशावतार का मंदिर, झांसी का दशावतार मंदिर। ये नागर शैली में स्थित निर्मित है और निर्माण किसने करवाया? राष्ट्रकूट वंश ने। मोढेरा का सूर्य मंदिर, ये कहाँ है? गुजरात में। और किस शैली में? नागर शैली में निर्माण, सोलंकी वंश। मामल्लपुरम के मंदिर द्रविड़ शैली में है। ठीक है, और निर्माण राष्ट्रकूट वंश। बैकुंठ पेरुमल मंदिर जो है वो द्रविड़ शैली में। ये कहाँ किसने बनवाया? पल्लव में। पल्लव वंश से संबंधित नंदीवर्मन ने बनवाए थे। खजुराहो के मंदिर नागर शैली में है। किसने निर्माण करवाया? चंदेलों ने। चंदेल वंश ने निर्माण करवाया। कैलाश मंदिर जो कांची का है ये द्रविड़ शैली में है। निर्माण पल्लव वंश। तिरुमलाई मंदिर जो है वो द्रविड़ शैली में है। किसने बनवाया था? पांडव ने। ठीक है, पांड्य वंश ने। लिंगराज मंदिर नागर शैली में और ये ललाटेड़ु केसरी निर्माता थे। दिलवाड़ा का जैन मंदिर ये नागर शैली में है। ये किसने? सोलंकी वंश ने बनवाया था। पुरी का जगन्नाथ मंदिर जो है ये भी नागर शैली में है। ये अनंत वर्मा चोलगढ़ ने बनवाया था। नेक्स्ट है गंगईकोंड चोलपुरम का मंदिर, ये द्रविड़ शैली में है और किसने बनवाया? राजेंद्र चोल ने। ठीक है, बृहदेश्वर का मंदिर ये कहाँ है? तंजौर में, तंजावुर। ये द्रविड़ शैली में है और किसने बनाया? राजराज चोल ने। इससे संबंधित महत्वपूर्ण पॉइंट देखेंगे। माउंट आबू स्थित मशहूर दिलवाड़ा का मंदिर किस धर्म से संबंधित है? जैन धर्म से संबंधित है। महाबलीपुरम में 5 रथों का निर्माण किस राजवंश ने करवाया? तो पल्लव राजवंश ने। जो महाबलीपुरम में 5 रथ हैं। कंदरिया महादेव मंदिर का निर्माण किस शास्त्रों ने करवाया? चंदेल शास्त्रों ने। खजुराहो का स्मारक समूह किस राजवंश से संबंधित है? चंदेलों से संबंधित है। ठीक है, खजुराहो का मंदिर। नेक्स्ट, गुजरात में रानी की वाव क्या ये? बावड़ी है। ठीक है, प्रसिद्ध सांस्कृतिक स्थल रानी की वाव, रानी का सीढ़ीदार कुआं जिसे बोलते हैं, किस नदी पर स्थित है? सरस्वती नदी। नागर शैली वास्तुकला से निर्मित प्रसिद्ध मंदिर अपनी कामोत्तेजित कामुक मूर्तिकला के लिए प्रसिद्ध है। कौन से मंदिर? खजुराहो के मंदिर। खजुराहो मंदिर किस राज्य में स्थित है? तो मध्य प्रदेश में। अनंतपुरा झील मंदिर एक हिंदू मंदिर है जो में झील के बीच में बना है, डैश में झील के बीच में बना है। तो केरल में ये झील के बीच में बना हुआ है अनंतपुरा झील मंदिर और ये एक हिंदू मंदिर है। ठीक है, गोवर्धन मठ कहाँ स्थित है? पुरी में। मशहूर लिंगराज मंदिर भुवनेश्वर उड़ीसा में स्थित है। ठीक है, गरुड़ेश्वर ज्योतिर्लिंग कहाँ स्थित है? महाराष्ट्र में। लौह स्तंभ कुतुब मीनार भवन समूह में स्थित है। नेक्स्ट है राजरप्पा शक्तिपीठ स्थल स्थित है झारखंड में। प्राचीन भारत में गांधार शैली की कला को कुषाण वंश ने विकसित किया था। गांधार शैली की कला किसने विकसित किया? कुषाण वंश ने। ठीक है, महाबलीपुरम में स्मारकों के समूह को किसने बनवाया? पल्लव राजाओं ने। महाबलीपुरम के जो स्मारक हैं किसने? पल्लव राजाओं से संबंधित है। चोलों के समय का बृहदेश्वर मंदिर कहाँ है? तंजावुर में।
3 विभिन्न ट्रालों अर्थात मौर्य ट्राल, गुप्त ट्राल, मुगल ट्राल के शिलालेखों से युक्त एक स्तंभ इलाहाबाद में स्थित है। ठीक है। मंदिर परिसर का आकार भव्य रथ के समान है, जिसमें पत्थर के नक्काशीदार पहिए और स्तंभ और दीवारें भी हैं। तो ये कौन सा मंदिर है? कोणार्क का सूर्य मंदिर, जिसमें रथ है और पहिए भी हैं, स्तंभ वाली दीवारें भी। उड़ीसा का प्रसिद्ध कोणार्क सूर्य मंदिर किसके द्वारा बनवाया गया? तो नरसिंहदेव के द्वारा बनवाया गया। ठीक है। महाबलीपुरम में स्थित 81 शैल मंदिरों का प्रसिद्ध नाम क्या है? रथ मंदिर। जो महाबलीपुरम के मंदिर हैं इन्हें रथ मंदिर के नाम से जाना जाता है। दिलवाड़ा के चालुक्य मंदिर, जो जैन मंदिर है, ये कहाँ स्थित है? राजस्थान में। महाराष्ट्र में स्थित अजंता में चट्टानों काटकर बनाए गए गुफा स्मारक किससे संबंधित है? अजंता में गुफा स्मारक जो है बौद्ध धर्म से संबंधित है। कुतुब मीनार के पास स्थित महरौली पिलर, जो महरौली स्तंभ है, प्राथमिक रूप से किसके लिए प्रसिद्ध है? उत्कृष्ट गुणवत्ता के इस्पात के लिए। मतलब इसमें इस लोहे में जंग नहीं लगी, इसलिए उत्कृष्ट गुणवत्ता के लिए प्रसिद्ध है। नेक्स्ट है सांची का बौद्ध स्मारक कहाँ स्थित है? मध्य प्रदेश में। नालंदा महाविहार डैश में है, कहाँ पर? बिहार में है नालंदा महाविहार। पटक्कल में स्थित स्मारकों का समूह, ये कहाँ है? कर्नाटक में। पटक्कल में स्थित स्मारकों के समूह को किसने बनवाया था? चालुक्य राजाओं ने। भीमबेटका रॉक शेल्टर किसकी तलहटी में है? तो विंध्य रेंज की तलहटी में स्थित है। नेक्स्ट है भीमबेटका पाषाण डैश में, कहाँ? मध्य प्रदेश में। भीमबेटका गुफाएं कहाँ है? मध्य प्रदेश में। नेक्स्ट है चंद्रगिरी का किला 11वीं शताब्दी ईस्वी में बनवाया गया था। एक ऐतिहासिक किला है जो कहाँ स्थित है? मध्य प्रदेश में। चंद्रगिरी का किला मध्य प्रदेश में। द्रविड़ पद्धति के मंदिर के वास्तुशास्त्र का प्रतिनिधित्व विमान द्वारा होता था। किसके द्वारा? विमान। चलिए आगे देखिए। एलिफेंटा की गुफाएं डैश शहर के पास स्थित हैं, तो ये मुंबई शहर के पास में स्थित हैं। एलिफेंटा की गुफाएं किससे संबंधित हैं? तो शिव, भगवान शिव से संबंधित हैं। ठीक है। डैश में सती प्रथा का प्राचीनतम संदर्भ मिलता है। सती प्रथा का प्राचीनतम प्रमाण कहाँ से मिलता है? तो भानुगुप्त के एरड़ शिलालेख से। ठीक है। सती प्रथा का प्राचीनतम प्रमाण मिलता है। कंबोडिया में स्थित अंकोर वाट का सुप्रसिद्ध विष्णु मंदिर किसने बनवाया था? सूर्यवर्मन सेकंड ने। सूर्यवर्मन सेकंड। दक्षिण भारत का ज्ञान सरस्वती मंदिर कहाँ स्थित है? तो बसर में। उड़ीसा में जौगढ़ ऐतिहासिक स्थल स्थित है। अशोक का शिलालेख अभिलेख स्थल है जौगढ़ में। ठीक है। उदयगिरी और खंडगिरी की प्रसिद्ध गुफाएं कहाँ स्थित हैं? तो ये उड़ीसा में। उदयगिरी और खंडगिरी की गुफाएं उड़ीसा में है। डैश मंदिर के पास चारुपल्लम विलेज ऑफ इटलाइन राजराजेश्वर मंदिर स्थित है। राजराजेश्वर मंदिर के पास चारुपल्लम विलेज ऑफ इटलाइन स्थित है। ठीक है। तमिलनाडु में स्थित कपिलेश्वर मंदिर भारतीय देवता को समर्पित है, तो किससे संबंधित है? शिव, भगवान शिव से संबंधित है। निसुम्बिसूदिनी देवी का मंदिर द्वार किसके द्वारा बनवाया था? चोलों द्वारा। ठीक है। अजंता और एलोरा की गुफाएं कहाँ स्थित है? महाराष्ट्र में। छत्तीसगढ़ के कोरबा जिले के चौतुरगढ़ किले में स्थित प्रसिद्ध और अद्भुत मंदिर का निर्माण किस महिषासुरमर्दिनी मंदिर है। ठीक है। छत्तीसगढ़ के कोरबा जिले में। विश्व प्रसिद्ध बोरोबुदुर मंदिर कहाँ स्थित है? इंडोनेशिया में। बोरोबुदुर का मंदिर। भारत में प्रसिद्ध स्वामीनारायण अक्षरधाम मंदिर कहाँ है? नई दिल्ली में। मीनाक्षी मंदिर तमिलनाडु में। बिरजा मंदिर, राजधानी मंदिर, समलेश्वरी मंदिर, ये सभी कहाँ है? उड़ीसा में। महाबलीपुरम में 5 रथों में से 4 रथ धर्मराज स्थित युधिष्ठिर, ठीक है, और भीम रथ है, अर्जुन रथ है, नकुल सहदेव रथ है, और 5वां रथ का नाम क्या है? द्रौपदी रथ। ठीक है। 4 रथ तो ये हो गए और 5वें रथ का नाम द्रौपदी रथ है।
रथ मंदिर कहाँ है? महाबलीपुरम। आप देखेंगे प्राचीन कालीन साहित्य से संबंधित लेखक और साहित्य और साहित्यकार। ठीक है। महाभाष्य की रचना पतंजलि ने की। चरक संहिता की चरक ने। नाट्यशास्त्र के रचयिता कौन है? भरत मुनि है। ठीक है। कामसूत्र के वात्सायन है। मृच्छकटकम शूद्रक की रचना है। कीर्तार्जुनीयम भारवी की रचना है। ठीक है। कीर्तार्जुनीयम। कादम्बरी बाणभट्ट की रचना है। लीलावती सिद्धांत शिरोमणि ये भास्कराचार्य की रचना है। लीलावती और सिद्धांत शिरोमणि। मत्तविलास प्रैसन महेंद्रवर्मन की है। मिताक्षरा किसकी रचना है? विज्ञानेश्वर की। मुद्राराक्षस की विषाद दत्त है। विषाद दत्त की मुद्राराक्षस। पाणिनि की अष्टाध्यायी है। नाथ सेन ने कौन सा ग्रंथ लिखा? मिलिंद पन्नो। हर्ष ने प्रदर्शिका रत्नावली और नारानंद ये किसकी हैं? हर्ष की हैं। और बुद्धचरित और सौदरानंद ये किसकी हैं? अश्वघोष की हैं। बृहत संहिता और पंच सिद्धांतिका बराहमीर के हैं। काव्यदर्श दशकुमार चरितम दंडी के हैं। दंडी की रचना कौन सी है? काव्यदर्श और दशकुमार चरितम। राजतरंगिणी किसकी है? टल्लड़ की है। गीत गोविंद किसने लिखी? जयदेव ने। आप देखेंगे इससे संबंधित प्रमुख पॉइंट। तमिल परंपरा के अनुसार कवियों की सभाएं जिन्हें संगम के नाम से जाना जाता था कहाँ आयोजित किया जाता था? मदुरई में। अमृत मालिका के लेखन किसने किया? कृष्णदेव राय ने। संगम साहित्य के संरक्षक कौन थे? पांडे थे। पांडव वंश से संबंधित। अलबरूनी की प्रसिद्ध कृति किताब उल हिंद किस भाषा में है? तो अरबी भाषा में। तोल्कापियर डैश भाषा की प्रसिद्ध प्राचीन व्याकरण है। तो ये तोल्कापियर जो है ये तमिल भाषा की व्याकरण पुस्तक है। कथा सरित सागर किसकी रचना है? सोमदेव की है। तनाथ धर्म संप्रदाय का पवित्र ग्रंथ है। तो तनाथ जो है किस धर्म से संबंधित है? यहूदी धर्म से। चलिए आगे। संस्कृत का प्रथम व्याकरणविद कौन था? तो पाणिनि द्वारा रचित पुस्तक कौन सी है? अष्टाध्यायी है। अर्थशास्त्र ने कौन सी पुस्तक लिखी? अर्थशास्त्र किसकी पुस्तक है? चाणक्य की है। चचनामा में इनकी विजय के इतिहास का रिकॉर्ड है। चचनामा किसकी विजय के इतिहास का रिकॉर्ड है? तो अरबों की। और पंचतंत्र किसने लिखा है? विष्णु शर्मा ने लिखा है। कंबन ने इस भाषा में रामायण लिखी। किस भाषा में? तमिल भाषा में। ठीक है। जो कंबन की रचना है वो तमिल भाषा की रामायण कही जाती है। कटु सत्यता को दर्शाने वाला सामाजिक नाटक मृच्छकटकम मिट्टी की छोटी गाड़ी इसका हिंदी अर्थ है किसने लिखी है? शूद्रक ने। तमिल महाकाव्य शिल्पाधिकारम के लेखक कौन है? इलंगो आदिकल। और बाणभट्ट द्वारा लिखी गई प्राचीन पुस्तक कादम्बरी। ठीक है। आप देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में मध्यकालीन इतिहास। और इस वीडियो में हमने पूरा प्राचीन इतिहास के महत्वपूर्ण जो टॉपिक हैं कॉन्सेप्ट हैं उन्हें कवर किया है। वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट में ज़रूर बताना। ठीक है। अपने दोस्तों को भी शेयर ज़रूर करना। ठीक। नेक्स्ट वीडियो बहुत ही जल्द ले आएंगे। मध्यकालीन इतिहास पूरा कवर करेंगे उस वीडियो में। और फिर उसके बाद में आधुनिक इतिहास से संबंधित। और ठीक है। धन्यवाद।